फ्लोटेशन। अच्छा, अब देखो फ्लोटेशन ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा है लिक्विड में अगर हम इमर्स करते हैं तो क्या होता है, उसका फ्लोट करता है, सब कुछ फ्लोट करता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वो इमर्स हो जाता है, जिसकी कम हो जाती है वो तैरता रहता है। क्यों? अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ कैसे रह सकता है? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने को रेस्ट पे रखना है, कब रह सकता है वो रेस्ट पे? तो बेसिकली जब नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। जैसे हम खड़े हुए हैं, अब हम पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, कहां की तरफ लग रहा है? नीचे। फिर हम नीचे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो सरफेस भी हम पे क्या लगा रहा है? एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो इसलिए हमारा एसिलरेशन नहीं हो रहा और हम किस पे रहते हैं? रेस्ट पे। तो यही लिक्विड के केस में भी होता है। अब लिक्विड भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। अब अगर वो फोर्स वेट को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट है, तब तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? फ्लोट कर सकता है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है, फिर क्या होगा? सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, या उन केसेस में किस तरह से फोर्स चेंज होगा, या हम रीडिंग लेंगे तो किस तरह से रीडिंग चेंज होगी। रीडिंग इन द सेंस, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जैसे हवा में उठाएं तो हमें भारी लगेगा। जब पत्थर उठा लो हाथ में, उसी को अगर पानी में डुबाओगे और हाथ में उठाओगे तो कैसा लगेगा? वेट उसका कम लगने लगेगा। क्यों कम लगने लगेगा? कि उसका वेट कम हो जाएगा? नहीं, उसका वेट तो उतना ही है, लेकिन लिक्विड भी क्या कर रहा होगा? एक अपवर्ड फोर्स उस पर लगा रहा होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम इसमें थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें दो चीजों का आइडिया होना चाहिए, एक तो थ्रस्ट और एक प्रेशर। तो लिखो, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अच्छा, थ्रस्ट और प्रेशर को भी हम समझें। जैसे फोर्स एक क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ी है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दें, या कोई भी पुश या पुल क्या कहलाता है? फोर्स। अब प्रेशर की जरूरत कहां पड़ती है? अब देखो, कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है जहां सेम फोर्स होने के बाद भी हमें अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कैसे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? जैसे मान लो अगर अपन, ये किसका फोन बज रहा है? फोन तो स्विच ऑफ रखा करो यार। तो अगर जैसे अपन सैंड पे सीधे खड़े हो जाए, मान लो अपने पांव के ऊपर, तो पांव सैंड के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अपन लेट जाए सैंड के ऊपर तो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अपन कंफर्टेबली उसके ऊपर लेट सकते हैं। ठीक है? या फिर जो नाइफ होता है उसकी शार्प एज होती है, अगर शार्प एज को हम प्रेस करें तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन जो दूसरी एज है उसको प्रेस करें उतने ही फोर्स से तो नहीं कटेगा। तो फोर्स उतना ही लगा रहे हैं लेकिन इफेक्ट डिफरेंट होगा। या ऑल पिन है, उसकी एक जो पीछे वाली साइड होती है जिसको प्रेस करने के लिए बनी है, उसको हम प्रेस करें तो ठीक है, वो बोर्ड के अंदर चली जाएगी। उसको बोर्ड की तरफ रख दें और जो उसकी पॉइंटेड एज है उसको प्रेस करें तो हाथ के अंदर चली जाएगी। ठीक है? या फिर जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसमें देखोगे ट्रैक ऐसे ही नहीं बिछाए जाते, उसमें वुडन या कंक्रीट कैसे पहले स्लैब्स डाले जाते हैं, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है। या कैमल जो है वो सैंड पे आसानी से मूव कर लेता है। हाँ, मिलिट्री के टैंक्स हैं, उसकी व्हील्स के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? एक चेन चढ़ाई जाती है। ठीक है? अब ये सब क्यों किया जाता है?
यहां पे प्रेशर का रोल आ जाता है। एक्चुअली अगर फोर्स सेम है तो भी उसका इफेक्ट अलग अलग आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। जैसे अगर हम नाइफ की बात करें तो हमने अगर सेम फोर्स लगाया लेकिन उसकी जो पॉइंटेड एज है उसका एरिया बहुत ही कम है, तो पॉइंट एरिया बहुत कम है तो एक्चुअली में प्रेशर वहां पे क्या हो जाता है, ज्यादा, और इसलिए वो कट कर देगा। लेकिन जो दूसरी एज है, ऑपोजिट एज, उसका एरिया ज्यादा होने से सेम फोर्स में प्रेशर क्या होगा, कम। अब ऐसे ही टैंक है, जैसे अब अगर उसके सिर्फ व्हील्स होते तो उनका एरिया कांटेक्ट में क्या होता, कम। तो सेम फोर्स में एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होने से वो क्या हो जाता, धंस जाता। लेकिन अगर उसको अपन ने एक चेन लगा दी तो पूरा फोर्स एक चेन के पूरे एरिया में डिवाइड हो गया, तो एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम। ऐसे कैमल के जो पांव होते हैं वो थोड़े फ्लफी और चौड़े होते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है, फोर्स ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाता है और वो कंफर्टेबली मूव कर पाता है। प्रेशर के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए अपने को प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके बारे में पता होना। जैसे अपन इसी मार्कर की बात करें, अब मैं अगर यहां पे प्रेस करूं, इसको ज्यादा जोर से ही प्रेस करूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस साइड को ज्यादा जोर से प्रेस करूं तो दर्द होने लगेगा, नुकसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां का एरिया क्या है, ज्यादा, यहां का एरिया क्या है, कम। अब एक और चीज, जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उस फोर्स पे जो परपेंडिकुलर लगाते हैं सरफेस। जैसे मान लो इस सरफेस में ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, अब ऐसे में कितना भी फोर्स लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर जो हमने फोर्स लगाया सरफेस के। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। और उस थ्रस्ट फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया है, तो वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो लिखो, वो थ्रस्ट, the force acting normal or perpendicular, the force acting normal or perpendicular to a given surface is called thrust, is called thrust, ठीक है। तो अगर कोई भी सरफेस है उस पे अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या बोला जाता है, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्चुअली में फोर्स ही है, लेकिन फोर्स में भी कौन सा वाला अपन फोर्स देखते हैं, जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है। इसके बाद लिखो प्रेशर, लिखो द थ्रस्ट acting on a surface, the thrust acting on a surface per unit area is called pressure, is called pressure। तो जो प्रेशर है ये होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर थ्रस्ट सेम है, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा। तो जहां भी हमको ज्यादा प्रेशर चाहिए वहां पे हम एरिया क्या करते हैं, जैसे हमको निडल बनाते हैं, तो निडल किसे बनाते हैं कि वो आसानी से घुस जाए किसी भी, जैसे कपड़े में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए उसका एरिया क्या रखा जाता है, कम। लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड ऐसी बनाते हैं कि वो आसानी से ना घुसे, इसलिए उसका एरिया क्या रखते हैं, ज्यादा। क्योंकि वो भी अगर दोनों साइड पॉइंटेड बना देंगे तो यहां से प्रेस किया तो यहां भी घुस जाएगी, ठीक है। ऐसी नाइफ की भी एक एज पतली बनाते हैं, एक मोटी बनाते हैं, जिससे कि हमने अगर फोर्स लगाया तो जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जैसे मान लो हम सेब काट रहे हैं, सेब पे लग रहा है उतना ही अपने हाथ पे भी लग रहा है, लेकिन वहां पे पॉइंटेड एज होने के कारण प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम, इसलिए उसका इफेक्ट उस तरह से डिफरेंट आएगा। तो ये प्रेशर होता है।
जैसे मान लो अगर एक ब्लॉक है इस तरह का, ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और इसका मास है 30 kg। तो और इसी क्यूब को अगर मतलब इसी ब्लॉक को हमने, क्यूब तो नहीं है ये क्यूबॉइड है, इसको ऐसे रखा कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो कितना थ्रस्ट आएगा दोनों, कितना प्रेशर आएगा दोनों केस में। फर्स्ट केस में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ये ग्राउंड, फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इन 2 केसेस। तो ड्रॉ कर लो इसको और फाइंड करो। G को 10 ले सकते हैं, G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको 10 एज्यूम कर सकते हैं। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इन द 2 केसेस। ये सेंटीमीटर ही है सब, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखो इसको समझो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको रखा ग्राउंड के ऊपर। अब हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, कितना नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाएगा। सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, वेट। और वेट क्या होता है, mg। m कितना है 30, g कितना है, तो कितना आ गया 300 न्यूटन। और ये फोर्स, ये जो एरिया है इससे परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, तो यही थ्रस्ट है। और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट हो गया F, एरिया। अब फर्स्ट केस में जब प्रेशर लिखेंगे तो दोनों केस में मास तो सेम है, यहां भी क्योंकि ऑब्जेक्ट अपन सेम ही कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां भी इसका मास क्या रहेगा 30 kg। तो फोर्स हो गया 300। अब एरिया, तो एरिया मतलब ये जो साइड हमने रखी है ग्राउंड पे, इसका क्या एरिया है। तो ये साइड एक रेक्टेंगल जैसा है, इस रेक्टेंगल की एक लेंथ है 10, दूसरे की है 5, तो ये रहेगा 50। लेकिन ध्यान रखना है ये न्यूटन में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो या तो आंसर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या अगर अपने को SI सबको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो इसको तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 100 मीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। ये 10,000 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 0.0 क्यों होगा, ऊपर चला जाएगा 60,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 60,000 पास्कल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रेशर की SI यूनिट होती है,
वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। आया समझ? अब दूसरे केस में ऐसे ही क्या आएगा आंसर? 30,000। तो सेकंड केस में प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो इधर भी 300 न्यूटन है। अब एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी, तो 1 अपॉन 10,000, तो 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट। क्यों ज्यादा है? हाँ, क्योंकि एरिया कम है। वेट तो सेम है लेकिन उसका एरिया कम है, तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर अपन पांव के बल खड़े हैं और सर के बल खड़े हैं, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? सर के बल। क्यों? एरिया क्या? हाँ, तो इसमें पांव का एरिया ज्यादा है, सर के बल में तो थोड़ा सा हिस्सा ही, पूरा सर भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, थोड़ा सा हिस्सा कांटेक्ट में होगा। तो वेट तो उतना ही रहेगा अपना, लेकिन एरिया कम हो जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही मान लो एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोन जैसा है लेकिन ऊपर से कटा हुआ है, ठीक है। इस वाले साइड का रेडियस है 1 मीटर और इस वाली साइड का रेडियस है 2 मीटर, और इसका जो मास है ये है 10 kg। Find pressure exerted by object on the ground. Find pressure exerted by object on the ground if, first part, its larger side is on the surface. If its larger side on the surface. Second, its smaller side is on the surface. मतलब पहले तो ऐसे ही रखा हुआ है, दूसरे केस में कैसे रखा है? ऐसे रखा है, ठीक है। तो इस केस में कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस केस में कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अच्छा, पाई को पाई भी रख छोड़ सकते हो मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो, अब दोनों केस में जो वेट है वो तो सेम हो जाएगा, तो वेट होगा mg। m कितना है? 10, gb 10, तो 100 न्यूटन। अब फर्स्ट केस में जो एरिया आएगा वो आ जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई मीटर स्क्वायर। और इस बार ऐसा यूनिट में ही है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो P1 आ जाएगा F या W बाय A1, ठीक है ना। W इज फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो 100 अपॉन 4 पाई, तो आ जाएगा 25 बाय पाई न्यूटन पर सॉरी मीटर स्क्वायर। सेकंड में एरिया कितना होगा? एरिया 2 पाई क्यों होगा? रेडियस कितना है इस साइड का? 1, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? पाई मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज वर्क अपॉन, सॉरी वर्क नहीं,
वेट अपॉन एरिया, तो वेट इज फोर्स, तो क्या आ जाएगा ये 100 अपॉन पाई, यही आंसर आ जाएगा। तो 100 अपॉन पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ऐसे हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, थ्रस्ट का यूज कर सकते हैं। और सीखने वाली बात यही है कि सेम फोर्स के लिए अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। यहां भी देखोगे सेम फोर्स है, वेट सेम है, लेकिन यहां एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कितना हो गया? कम। और यहां पे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लो। द सेम फोर्स acting on a smaller area, the same force acting on a smaller area exerts a larger pressure, and a smaller pressure on a larger area, a smaller pressure on a larger area। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है जिसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हैं। जैसे नाइफ की शार्प एज काटने वाली रखते हैं क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो सके। पिन की शार्प एज वो होती है जो बोर्ड के अंदर चली जाए। टैंक वगैरह में चेन इसलिए लगाई जाती है एरिया बढ़ जाए जिससे प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, तो ये सब के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। अब इसके बाद लिखो प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा, फ्लूइड किसको बोलते हैं? हाँ, फ्लूइड वैसे एनीथिंग विच कैन फ्लो, और लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही क्या कहलाती हैं? फ्लूइड्स। ठीक है, तो लिखो एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, all liquids and gases are fluids, all liquids and gases are fluids। अब देखो, जैसे एक सॉलिड अपने वेट के कारण क्या लग करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसे ही लिक्विड भी अपने वेट के कारण क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। और लेकिन जो लिक्विड या फ्लूइड है वो सिर्फ बेस पे ही प्रेशर नहीं लगाता, वो साइड वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है। एक्चुअली क्या, एक सॉलिड तो बाउंड है, वो इधर उधर जाने की टेंडेंसी नहीं रखता, लेकिन अगर फ्लूइड देखो, जैसे लिक्विड है, अगर लिक्विड को अपन ऐसे ही छोड़ दें तो वो इधर भी जाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे मान लो अपन ने एक लिक्विड को किसी वैसल में भर के छोड़ दिया, ठीक है, और वैसल ऐसा है कि हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर वैसल लिफ्ट करेंगे तो फ्लूइड उसी शेप में रह जाएगा? क्या हो जाएगा? फैल जाएगा ना। जैसे मान लो अपन एक ग्लास भरा, उसको ऐसा रख दिया, ग्लास अभी पानी कुछ भी नहीं फैला, ठीक है, हम ग्लास उठाएंगे तो क्या ग्लास की शेप बनी रहेगी? नहीं, पानी फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साइडवेज जाने की भी टेंडेंसी होती है, जबकि सॉलिड की ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती। तो अगर यहां जाने की टेंडेंसी है तो जब ग्लास रखा हुआ है तब टेंडेंसी होगी या नहीं होगी? तब भी टेंडेंसी तो होगी, लेकिन ग्लास ने उसको क्या कर रखा था? रोक रखा था। अब जैसे अगर अपन देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की कहां जाने की टेंडेंसी होती है? नीचे। अब हमने उसको, जैसे मार्कर है, इसकी कहां जाने की टेंडेंसी, अगर छोड़ देंगे तो नीचे। अगर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो अभी भी टेंडेंसी तो कहां जाने की है? नीचे। लेकिन मेरे हाथ ने इसको फोर्स लगा के रोका होगा, और इसने भी मेरे हाथ पे क्या लगाया होगा? फोर्स। ऐसी लिक्विड अगर किसी वेसल में है तो वो साइडवेज जाने की भी टेंडेंसी रखता है। तो अगर साइडवेज जाने की टेंडेंसी रखता है मतलब वेसल पे साइड में भी फोर्स लगा रहा होगा, और अगर साइड में फोर्स लगा रहा होगा तो साइड में भी क्या एक्सर्ट कर रहा होगा? प्रेशर। तो जो फ्लूइड है वो
बेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और साइड पे वॉल पे भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसीलिए तो जैसे डैम वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डैम बनाए जाते हैं। क्यों? अगर वो साइडवेज प्रेशर नहीं लगाता तो फिर कोई मतलब ही नहीं था स्ट्रॉन्ग बनाने। स्ट्रॉन्ग का ये कि वो साइडवेज भी फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि डैम ऐसा बह ना जाए, तो इसलिए उस डैम को क्या बनाना पड़ता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ठीक है? या कई बार देखोगे पानी बह रहा है और अगर कोई दीवार मजबूत नहीं है तो दीवार भी, जैसे कहीं पे पानी के टैंकी बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं? क्योंकि साइडवेज फोर्स लगा रहा है, और अगर वो दीवार इतनी मजबूत नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, दीवार सफिशिएंट नहीं है उसको रोकने के लिए, तो दीवार टूट जाएगी, बह जाएगी। ठीक है? तो फ्लूइड बेस पे भी फोर्स लगाता है और साइड में भी फोर्स लगाता है। वैसे तो लिखो इसमें आगे, हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो। क्या? नहीं, वो वैसा नहीं हो सकता। वो या तो किसी और ऑब्जेक्ट हो या कुछ उसको पहले क्या, हाँ, ट्रांसपेरेंट पेपर में अपन ने ऐसा फिल कर दिया और उसको ब्रेक कर दें, वो अलग चीज हो सकती है। नहीं तो नहीं रहेगा। मतलब वीडियो जो बन देखा है वो हो सकता है कोई ट्रिक हो, मतलब प्रैक्टिकली अपन करके देख सकते हैं। हाँ, अगर प्रैक्टिकली अगर तुम करोगी तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ठीक है, उसमें कोई ट्रिक करके तो कर ही सकते हैं अपन, वाटर को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक करके भले उसका सिलेंडर बना के खड़ा कर दें, वो तो हो सकता है। ठीक है? बाकी प्रैक्टिकली अपन ऐसे देखें कि अगर कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है उसके पास तो वो ऐसे नहीं रह सकता, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हाँ, देखो वेट एयर होता है। अभी ये भी अपन इसके बाद समझ सकते हैं, जैसे अभी अपन अब थ्रस्ट और बॉयंसी वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक बार दोबारा ये क्वेश्चन मुझे रिमाइंड कराना, तब मैं आंसर करूंगा। ठीक है? उसके बाद अपन ज्यादा अच्छे से उसको समझ सकेंगे। ठीक है? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन पहले अपन थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में। चलो अब इसमें आगे लिखो, अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अ सरफेस, a solid exerts pressure on a surface due to its weight, due to its weight. Similarly, fluids also have weight. Similarly, fluids also have weights, and they also exert pressure, they also exert pressure on the base and walls of the container, in which they are enclosed, ठीक है? तो वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और प्रेशर कोई भी चीज कैसे एक्सर्ट करती है, फोर्स के कारण। तो वो फोर्स लगाएगी और वो फोर्स परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, प्रेशर। और अगर वो प्रेशर लगा रही है, एक्सर्ट करे, इसका मतलब फोर्स, दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर फोर्स लगा रही होगी दैट मीन्स it is exerting some pressure, and if there is some pressure then it will exert force on the object. अब लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में ये जो प्रेशर होता है, इसका एक जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी। अच्छा, वैसे प्रेशर कैसे वेरी करता है लिक्विड में, पता है? हाइट के हिसाब से कैसे, नीचे जाने पे, या पहले बॉयंसी से पहले अपन थोड़ा सा वही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रेशर क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। अब मान लो एक वेसल में लिक्विड है,
ठीक है। अब यहां पे अगर अपन प्रेशर की बात करें, अब ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ नीचे ही होता है, प्रेशर अंदर भी हर पॉइंट पे अपन प्रेशर, यहां पे अगर अपन एक इतने पार्ट को अलग कर दें तो इस पार्ट पे ये वाला लिक्विड वेट एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट, और इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। ठीक है। और अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो कौन सा वेट देखेंगे किस लिक्विड का, इसके ऊपर जितना भी है। अब ये वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सेम ही तो रहेगा एरिया। एक सिलेंड्रिकल अगर वेसल है तो एरिया तो सेम रहेगा ना, सिलेंडर का सर्कुलर एरिया, तो एरिया उतना ही है, वेट बढ़ गया तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया सेम है, फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और नीचे जाएंगे और बढ़ जाएगा। यानी कि लिक्विड में या फ्लूइड में हम अगर नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इन लिक्विड्स as we move downwards, pressure increases, and as we move upwards, pressure decreases. वेट तो बढ़ ही रहा है ना नीचे जा, वो अभी अपन आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इसमें डालेंगे उसके वेट पे क्या होगा वो भी हम आगे समझेंगे। अभी हम सिर्फ लिक्विड की बात करें कि लिक्विड खुद के कारण भी, खुद के वेट के कारण भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर नीचे जाने पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाए। अब कितना बढ़ेगा ये भी अपन बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है पता है, क्या होता है, और ये तो पता होगा ना, नहीं पता। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम डी या रो से भी डिनोट कर सकते हैं, मास डी से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको वी बोल दे। चलो, अब अगर अपन प्रेशर का वेरिएशन देखना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो अगर मान ले h हाइट हम नीचे गए, यहां से h हाइट नीचे गए, और ये सिलेंडर हमने माना ए एरिया का, तो इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो इतने लिक्विड का वेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहां से h नीचे जाएंगे तो इस वाले लेवल पे अगर अपन देखें कितना प्रेशर होगा, यहां का प्रेशर बताना है अपने को। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इतने लिक्विड का वेट हो जाएगा। दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो फोर्स हो गया वेट, वेट क्या होता है, mg, और मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, dv या vd जो अच्छा लगे। v को क्या लिख सकते हैं, अब v किसका लेना है, इतने पार्ट का वॉल्यूम जितना का हम मास देख रहे हैं। अब इतने पार्ट एक सिलेंडर जैसा है, तो इस सिलेंडर का एरिया कितना है a, और हाइट कितनी है h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा h, a इंटू एच। सिलेंडर का ये वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है उसका एरिया। ये सब पता है या मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूं, पता है ना। तो ये एरिया ए हो गया, एच हाइट हो गई, तो वॉल्यूम कितना हो गया इस पार्ट का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर को अपन ने क्या बोल दिया ए। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच इंटू जी। ये फोर्स हो गया जो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। अब जो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो डी ए एच जी को ए से डिवाइड कर दें तो ए से कट गया, तो प्रेशर आज क्या जाएगा डी एच जी।
यानी कि अगर हम लिक्विड में H नीचे जाएंगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, DHG। तो D डेंसिटी, H हाइट, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर जाएंगे तो इतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है, वाटर की डेंसिटी भी अपने को पता होनी चाहिए। क्या होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी पता रखना है अपने को। हाँ, डेंसिटी को रो से भी डिनोट कर सकते हो। क्या? हाँ, नोट करो ना, नोट करने के लिए। ठीक है, तो इधर चाहो तो डेंसिटी को डी या रो दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर होता है किसके कारण? लिक्विड के कारण। इतना लिक्विड जो है, अब आगे लिखो। बॉयंसी या बॉयंट फोर्स अब देखो, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लिक्विड में देखते हैं या फ्लूइड में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है अपने को? डेंसर लगता है। भाई जैसे अपन एक पत्थर उठाएं, हवा में उठाएं, उसी को पानी में उठाएं तो पानी में क्या लगेगा? लाइट। ऐसा हो सकता है कि अगर तुम पानी में कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो, उसको आराम से उठा लो और बाहर निकालो तो पता चले तो हाथ ही अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि अंदर तो वो लाइट है, तुमने उसको उठा लिया, लेकिन हो सकता है वो इतना हैवी हो गया अपन हवा में उसको उठा ही नहीं सकते हैं। या जब हम स्विमिंग पूल में अगर तैरते हैं तो क्या लगता है? थोड़ा सा वेट अपना कम लगता है। तो ये जो इफेक्ट होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम मेजर भी करें, जैसे मान लो अगर एक अपन सिस्टम ले, स्प्रिंग बैलेंस अपन यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए, तो उससे अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करें, हवा में मेजर करें और फिर इसको पानी में डुबोते जाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे रीडिंग क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब जैसे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम एयर में देख रहे हैं तो क्या एक्ट कर रहा है? वेट। अब जब हम उसको लिक्विड में इमर्स करते हैं तो लिक्विड भी एक ऊपर की तरफ क्या लगाने लगता है? फोर्स। तो लिक्विड ने जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। भाई मतलब वेट तो उतना ही है, लेकिन नेट डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गया क्योंकि ऊपर भी एक फोर्स लगने लगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गया तो रीडिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझिए? तो ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है या फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इस फिनोमिनन को बॉयंसी बोलते हैं, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid, the upward force exerted by a fluid on an object immersed in it, on an object immersed in it is called upthrust or buoyant force,
is called upthrust or buoyant force. अच्छा, buoyant फोर्स किस पे डिपेंड करता है? क्या ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है? डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी। और होता है buoyant फोर्स लगे रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, मान लो एक जैसे खाली बोतल ली अपन ने प्लास्टिक की, उसको पानी में डुबोएंगे तो क्या आराम से डूब जाएगी? क्या करना पड़ेगा? बहुत फोर्स दिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे डुबोते जाओगे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको डुबोने के लिए। अगर उसको पानी से भर के डुबोगे तो इजीली डूब जाएगी। क्यों? खाली बोतल का मास कम होता है। ठीक है, वो तो एयर होती खाली बोतल, लेकिन जब वो डूब रही है तो उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रही है। जब खाली है उसको डुबोया तब भी जितना उसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है। जब भरी हुई है तब भी क्या कर रही है? उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, लेकिन खाली बोतल को डुबोना मुश्किल है और भरी बोतल को डुबोना आसान है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लिक्विड का फोर्स होता है अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे अपन ने बॉटल, खाली बॉटल ली, उसको थोड़ा सा डुबोया तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे डुबोते जाओगे फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि जो लिक्विड बॉटल है उसका पानी के अंदर पार्ट क्या होता जा रहा है? बढ़ता। और जितना पार्ट पानी के अंदर जाएगा उतने पानी को वो डिस्प्लेस करेगी। तो जितना ज्यादा पानी वो डिस्प्लेस कर रही है उतना ज्यादा क्या लगेगा? उस पे फोर्स लगेगा। तो बॉयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जो लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वॉल्यूम पे। फिर और किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। जैसे अगर कोई बॉटल है उसको अगर अपन लेस डेंसर लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो क्या होगा? बॉयंट फोर्स कम लगता है। ज्यादा डेंसर में करोगे तो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है। तो लिख लो इसमें, तो देखो बॉयंट फोर्स कैन बी रिटन एज जो बॉयंट फोर्स होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V रो G। V is volume submerged or volume displaced of liquid। वॉल्यूम सबमर्ज्ड किसका? सॉलिड का। वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G is acceleration due to gravity। ठीक है, अब देखो जो हम बॉटल वाला भी केस ले रहे थे, जब बॉटल भरी थी या खाली थी, जब हमने इसको पूरा डुबो दिया तो उसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा लिक्विड का वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम, क्योंकि वॉल्यूम तो कितना डिस्प्लेस करेगा? जितना उसकी आउटर बॉडी के हिसाब से वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकती है। डेंसिटी भी किसकी लेनी होती है? लिक्विड। तो लिक्विड जैसे वाटर में इमर्स किया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों केस में क्या होगी? सेम।
जी भी सेम, तो बॉयंट फोर्स दोनों केस में सेम लगेगा, लेकिन फिर भी पहले पार्ट में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, दूसरे में कम। क्यों? क्योंकि पहले में बॉटल का वेट कैसा था? कम। पहले में बॉटल खाली थी तो बॉटल का वेट क्या था? कम। तो अर्थ उसको अपनी तरफ कम फोर्स से खींच रही थी और वाटर इक्वल फोर्स लगा रहा था, तो अपने को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा अप थ्रस्ट के अगेंस्ट। लेकिन जब उसने उसको पानी से भर दिया तो उसका वेट बढ़ गया, तो अर्थ उसको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचने लगी। बॉयंट फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है, तो हमको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वेट बढ़ गया। जैसे अपन ऐसे ही देखें, एक आयरन ब्लॉक है, अगर उसको हम पानी में डुबोएं तो आसानी से डूब जाएगा। एक वुडन ब्लॉक को अगर डुबोना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम हो गया, लेकिन उस पर अप थ्रस्ट, अगर सेम वॉल्यूम देखेंगे तो अप थ्रस्ट क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब कर जाता है? हाँ, अब देखो ये तो बॉयंट फोर्स हो गया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेट को क्या लिख सकते हो? मास इनटू क्या हो गया? मास इनटू जी। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? यहां पे v इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, d इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर लिक्विड है, इसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को पूरा डुबो दिया, तो इसका वेट कितना लग रहा है? वी डी जी। बॉयंट फोर्स कितना सॉरी, बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? वी रो जी। क्योंकि जितना, अगर पूरा सॉलिड हमने डुबो दिया तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वो लिक्विड का भी डिस्प्लेस कर रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरा डूब जाएगा, जैसे अपन पूरे डूब गए लिक्विड में, तो अपन कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेंगे? जितना अपना वॉल्यूम होगा, क्योंकि तभी तो अपन लिक्विड में जा पाएंगे। अगर उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, अपने लिए जगह बना पाएंगे। तो वैसे ये पूरा डूब गया तो उसने उतना वॉल्यूम क्या कर दिया? लिक्विड का डिस्प्लेस। तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना इसने लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। लेकिन बॉयंट फोर्स में किसकी डेंसिटी आती है? लिक्विड की। अब देखो v और g वाला फैक्टर दोनों में क्या आ गया? सेम। सेम आ गया। v यहां भी है, यहां भी है, g यहां भी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे तब जाएगा जब नेट फोर्स कहां की तरफ आ जाएगा? डाउनवर्ड। ऊपर कब जाएगा? जब अपवर्ड्स। तो डाउनवर्ड नेट फोर्स कब आएगा? जब वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो वो किसकी कंडीशन आ जाएगी? सिंक करने की। तो कब सिंक करेगा ये? तो ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ वेट इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स। तो वेट कितना है? वी डी जी इज ग्रेटर देन वी रो जी। वी जी कट गया, तो डी इज ग्रेटर देन रो। तो जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये तो अब तुम बोल ही रहे थे पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमको नहीं पता, अब अपन उसको देख रहे हैं मैथमेटिकली। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। किससे? लिक्विड की डेंसिटी से। तो वो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। और अगर कम हो गई तो फिर ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो फिर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ weight is less than buoyant force, vdg is less than v rho g, और d is less than rho। दोनों सेम होंगे तब पूरा डूब के फ्लोट करेगा। मतलब जैसे इस केस में क्या होगा? फ्लोट करेगा तो क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये इस तरह से फ्लोट करेगा। एक्चुअली अभी भी जब फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो इसका वेट तो उतना ही रहा वी डी जी, लेकिन जो वॉल्यूम डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, वो कम हो जाएगा। तो ये फ्लोट, समझ आ रहा है? अगर वेट बॉयंट फोर्स से कम हो गया तो फ्लोट करेगा और कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ रहेगा लिक्विड में। अगर दोनों बराबर हो गए
तो ऐसे आ जाएगा, इफ वेट, इसको वैसे जहां छोड़ दोगे वहीं रहेगा, मतलब पूरा अंदर डूबा हुआ रहेगा। अब अगर अपन ने इसको सरफेस पे छोड़ दिया तो सरफेस पे रहेगा, अगर अंदर ले जाके कहीं छोड़ दिया तो जहां छोड़ दोगे वहीं रहेगा। बाकी इस केस में क्या होगा, तुम अंदर भी ले जाके छोड़ दोगे या सरफेस पे भी छोड़ दोगे तो कहां चला जाएगा, डूब जाएगा। इसको अंदर भी डुबो के आ जाओगे तो कहां आ जाएगा, सरफेस पे। उस केस में पूरा डूबा हुआ रहेगा, लेकिन जहां छोड़ दोगे वहीं रहेगा। तुमने अगर सरफेस पे छोड़ा तो सरफेस पे ऐसे रहेगा, अंदर ले जाकर छोड़ दिया तो वहीं का वहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। तो ना तो उसके ऊपर आने की टेंडेंसी है ना नीचे जाने की, तो जहां छोड़ दोगे वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट करो, ठीक है, नोट कर लो। बाकी फिर इतना ही करते हैं, अगले आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।